नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथियों ने बार बार ये कमेंट में लिखा है कि पेपर में टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। पेपर में टाइम कैसे मैनेज हो, कैसे हम आसानी से कम समय में पेपर सॉल्व करें, इस पे बात कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है और किन चीज़ों को ध्यान में रखना है जिससे आप पेपर को काफ़ी कम समय में सॉल्व कर पाओ और अपना एग्जाम अच्छे से दे पाओ सीटेट का। जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर किया जाएगा वो 100% एक बेहतर चीजें होंगी जिससे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो और आप भी फील करोगे इस वीडियो में कि जो चीजें हम आपको बता रहे हैं वो आप अपने साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है कि सीटेट का जो आपका पेपर होना है वो 2.5 घंटे का होगा और आपको 150% सॉल्व करना है, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मिनट का टाइम आपको मिलता है। सबसे बड़ी चीज है कि सीटेट में जो पेपर होता है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो पेपर है उससे अलग होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में काफी लैंग्वेज होता है। आप देखते हो कि लेंदी लेंदी प्रश्न आने लगे हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ने में भी टाइम लगता है और उसको समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन को पढ़ के टाइम बचा सकते हैं। कैसे? देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है, ये हैबिट होता है कि वो क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ तो एक बार पढ़ के उनको समझ में नहीं आता है, वो उसको दोबारा पढ़ते हैं, फिर दोबारा में भी नहीं होता तो कभी कभी तिबारा भी पढ़ते हैं, तब जाकर उनको समझ में आता है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अगर ये चीजें आप बार बार दोहराओगे ना, कि कोई भी पर्सन जो आपको नहीं समझ में आ रहा उसको बार बार पढ़ोगे तब आंसर दोगे और ये हैबिट में आप ले आओगे, तो ये आपके साथ होने लगता है कि आप कोई भी प्रश्न सॉल्व करोगे तो उसमें टाइम लगेगा। आपको मन करेगा कि एक बार पढ़े ना, फिर लगेगा कि नहीं हम इस चीज को नहीं समझे, ये क्या पूछ रहा है, फिर दोबारा पढ़ते हैं। ये हैबिट में आ जाती है, ये आदत हो जाती है। और आपको पता है कि आपका ब्रेन काफी पावरफुल है, आप इसको जैसा कमांड करोगे वैसा ही वर्क करता है। तो आपको इस चीज से बचना होगा सबसे पहले कि पेपर सॉल्व करते वक्त आप ये जो हैबिट बन जाता है ना लोगों का कि 2 बार क्वेश्चन को पढ़ के 3 बार क्वेश्चन को पढ़ के समझ रहा है, इस चीज से बचना होगा। आपको अपने ब्रेन को ये कमांड देना होगा कि हम एक बार में क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे हर हाल में। और ये आदत डेवलप करनी होगी। शुरुआती दौर में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको 1-2 बार, जैसे 1-2 सेट सॉल्व करोगे ना, तो ये अगर आपका ये आदत बना हुआ है कि बार बार पढ़ के क्वेश्चन आप समझते हैं, एक बार से 2 बार पढ़ने के बाद समझ में आती है, तो अगर आप ये कोशिश करोगे नहीं हमको एक बार में ही समझना है, तो थोड़ा आपको ये डिफिकल्ट लगेगा। कोई भी नई चीज एडेप्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे आप इसको एडेप्ट कर लोगे तो ये आपके लिए काफी बेनिफिट देगा। जैसे आप अपने ब्रेन को ये कमांड करो कि नहीं, हम आज जो पेपर सॉल्व करेंगे ना उसमें हर पर्सन को एक बार में समझने की कोशिश करेंगे। आपका ब्रेन उस तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा और आप हर हाल में कोशिश करो कि जैसे ये पर्सन आज पढ़े, जो पर्सन आपको सॉल्व करना है उसको एक बार में समझो। ठीक है, इसके लिए कुछ चीजें आपको करनी होगी। क्या आदत ये डेवलप करने के लिए सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि आपका ऐसे भी पेपर ऑफलाइन होना है, तो पेपर तो आपको मिलेगा ही, तो पेपर हाथ में मिलेगा। पहले ऑनलाइन होती थी तो ये डिफिकल्ट था ये चीज करना, लेकिन ऑफलाइन में आप ये कर सकते हैं। क्या करना है, जो आपको पेपर मिला है ना उसमें क्वेश्चन जो पढ़ते समय ना वो मुख्य पॉइंट आपको दिखेगा, जैसे आप पढ़े ना मिल जाएगा कि हाँ ये चीजें पूछा गया है, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर आगे पढ़ रही तो उसको दिखेगा कि ये चीज के बारे में पॉजिटिव पूछा गया कि नेगेटिव। अगर नहीं पूछा गया तो नहीं को अंडरलाइन करेंगे। तो मेन चीज जो क्वेश्चन में आ रहा है कि ये चीज पूछा जाए गया है क्वेश्चन में, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर आप इस हैबिट से बचने लगोगे कि बार बार क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं कि क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि आपने उस पॉइंट को ही अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइट कर लिया कि ये पूछा क्या गया, तो आप उसको एक बार में आंसर दे सकते हो। इसको करने से आपका टाइम काफी बचेगा। इस चीज को आप अगर फेस कर रहे हो ना, तो इस चीज को अपने एग्जाम में अपने पेपर सॉल्व करने में अप्लाई कीजिए। दूसरी चीज टाइम बचाने के लिए यह है कि हर स्टूडेंट का अपना स्ट्रांग पॉइंट होता है और अपना वीकनेस भी होता है। आपको यह देखना है कि आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है, आपका वीकनेस क्या है। सबसे पहले पेपर को सॉल्व करने में कोई फिक्स पैटर्न नहीं रखिए। देखिए, फिक्स पैटर्न कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जरूरी नहीं कि आपको पहले किसी एक सेक्शन को हर हाल में सॉल्व करना ही है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल आप बना लिए हैं कि नहीं हमको पहले मैथ ही करना है, या पहले संस्कृत ही करना है, या पहले हिंदी ही करना है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल आपको नहीं बनाना है। ये आप डेली जब प्रैक्टिस अभी कर रहे हो ना, प्रैक्टिस दे रहे हो, तो प्रीवियस प्रैक्टिस के समय आप देखें कि आप किस सेक्शन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं और किस सेक्शन में आपका टाइम कम लगता है। और कोशिश करें जो सेक्शन आपका स्ट्रांग है और टाइम कम लगता है उससे स्टार्ट करें। इससे क्या होता है ना कि आपके अंदर से एक मोटिवेशन आता है, खुद को आप मोटिवेट फील करोगे और प्रेशर कम फील होता है, लगता है कि हाँ मेरा एग्जाम अच्छा जा रहा है।
तो आप ज्यादा सॉल्व कर पाओगे। अगर आपकी क्षमता है ना, उससे ज्यादा रिजल्ट ला पाओगे। लेकिन अगर आप हार्ड सेक्शन को पहले स्टार्ट कर लिए और जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है उसको पहले आप सॉल्व करना शुरू कर दिए, इसलिए कि चूंकि इस सेक्शन में टाइम ज्यादा लग रहा है तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो सकता है कि आप प्रेशर में आ जाओ। फिर वो सेक्शन जहां पे आपको कम समय लग रहा था और जहां पे आप कॉन्फिडेंस में थे कि हम ये सेक्शन को 100% सॉल्व करेंगे, वहां पे भी उस प्रेशर के चक्कर में पर्सन गलती हो जाती है। तो मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोग सीडीपी से शुरू करते हैं, क्योंकि सीडीपी में सभी का स्कोर अच्छा होता है। तो आप भी सीडीपी से शुरू कर सकते हैं और करिए सीडीपी से शुरू, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सीडीपी ज्यादा हार्ड होता नहीं है, आप स्कोर करते ही है, मैक्सिमम स्टूडेंट स्कोर करते ही है। तो सीडीपी से शुरू करिए। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको हिंदी में समय कम लग रहा है या संस्कृत में समय कम लग रहा है। अगर आपको हिंदी में समय कम लग रहा है तो हिंदी सॉल्व कर लीजिए। जो सेक्शन आपका स्ट्रांग है, जहां पे समय कम लग रहा है वहां से समय बचाना है, जहां पे समय ज्यादा लग रहा है आपको वहां पे समय को देना है। और ये चीजें डेवलप करनी है कि ये चीजें सॉल्व करते करते आपके साथ हो कि जहां पे समय ज्यादा भी लग रहा है उसको भी आप कैसे करके धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ कम करते जाए। लेकिन शुरुआती दौर में जहां समय ज्यादा लग रहा है वहां समय तो देना पड़ेगा और जहां कम लग रहा है वहां से बचाना पड़ेगा। तो आप हिंदी सॉल्व करते वक्त या संस्कृत सॉल्व करते वक्त एक चीज देखें कि पैसेज में ज्यादा टाइम नहीं दे। कुछ लोगों का पैसेज सॉल्व करने का तरीका गलत होता है, जिस कारण ज्यादा टाइम लगता है। तो मैंने इस पे वीडियो बनाया है कि आपको पैसेज कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो आप उस वीडियो को देखिए। चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, मैं आई बटन में वीडियो का लिंक दे दूंगा कि पैसेज में टाइम कैसे आपको बचाना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को हम देख रहे हैं कि पैसेज में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो पैसेज में अगर आप ज्यादा टाइम दोगे तो वहां पे टाइम आप बचा नहीं पाओगे ना। नहीं तो हिंदी और इंग्लिश में लोग टाइम बचा लेते हैं, क्योंकि वहां पे भी तो पर क्वेश्चन 1 मिनट टाइम आपको मिल रहा था। वहां से बचाइएगा तो दूसरे सेक्शन में ज्यादा देंगे। जैसे मैथ साइंस जिस स्टूडेंट का है उनको मैथ साइंस सॉल्व करने में टाइम लगता है, तो वो ऐसे स्टूडेंट हिंदी संस्कृत या हिंदी इंग्लिश या सीडीपी से टाइम बचाते हैं और वो अपने मैथ साइंस में टाइम देते हैं, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन होता है क्वेश्चन में। तो ये आप भी कर सकते हैं। देखिए, तो ये आपको सोचना है कि आपको कैसे शुरू करना है, किस सेक्शन से शुरू करना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, आप इस चीज को अलग अलग दिन जब प्रैक्टिस करते होंगे ना, तो अलग अलग तरीके से शुरू करके देखिए। किसी दिन सीडीपी के बाद हिंदी से शुरू करके देखिए, आपको लग रहा है कि हिंदी अच्छा से सॉल्व हो रहा है। किसी दिन सीडीपी के बाद साइंस शुरू करके देखिए। और मतलब जिस सेक्शन में आपको लग रहा है कि कम समय लग रहा है तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कुछ टाइम बचेगा और फिर उस सेक्शन पे दीजिए जहां पे टाइम ज्यादा लग रहा था। तो आप देखेंगे कि आपका पेपर कम समय में सॉल्व हो रहा है और अच्छे से सॉल्व हो रहा है। इस चीज को आप करिए। अभी प्रैक्टिस करना है ना, तो अभी प्रैक्टिस है और आप पीआईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो इस चीज को अप्लाई करके देखिए कि जिस सेक्शन में ज्यादा समय लग रहा है वहां ज्यादा दीजिए और जहां कम लगा वहां से बचाने की कोशिश कीजिए। और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको कैलकुलेशन पार्ट पे तो काम करना ही पड़ेगा। अगर आप मैथ साइंस का स्टूडेंट है तो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको ठीक कीजिए। ये तो आपका दायित्व बनता है कि कैलकुलेशन फास्ट करना होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। हम लोग भी ऐसे ही करते थे कि सीडीपी के बाद कभी हिंदी से शुरू करके देखते थे, इंग्लिश शुरू करके देखे, तो हमने पाया कि सीडीपी तो हम 15 से 16 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हिंदी भी आसानी सॉल्व हो जा रहा है और इंग्लिश पैसेज में टाइम लग रहा है उसको पढ़ने में, समझने में। तो हमको ये पता था कि इंग्लिश पैसेज में टाइम देना पड़ेगा, तो इंग्लिश पेडागोजी में टाइम नहीं देना पड़ रहा था। तो पहले हम लोग क्या करते थे कि इंग्लिश पेडागोजी सॉल्व करके इंग्लिश पैसेज छोड़ देते थे। क्योंकि इसमें टाइम देना है तो हम सोचते थे कि जब टाइम बचेगा, एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, उसी समय इसको सॉल्व करेंगे। अगर नहीं बचता है तो हम स्पीड में ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ऐसे भी पता है कि इंग्लिश थोड़ा वीक है तो टाइम लगेगा ही लगेगा। फिर जो टाइम बचता था वहां मैथ में देते थे, मैथ और साइंस सॉल्व करने के बाद लास्ट में इंग्लिश पैसेज सॉल्व करते थे। तो ये मेरे लिए था, ये मेरा अपना स्ट्रेटजी था। तो आपको भी ये देखना पड़ेगा कि आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है, कहां से आपको टाइम बचेगा, कहां पे आप अच्छा स्कोर कम समय में कर सकते हो और वहां से टाइम उठा के आपको यहां देना पड़ेगा। ये आपके अकॉर्डिंग अलग हो सकता है। मैं ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता रहा हूं कि मैंने ऐसे किया तो आप भी ऐसे कीजिए। ये आप अपने अकॉर्डिंग देखिए और आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। आपको पहले किस सेक्शन पे जोर देना है और किस सेक्शन पे स्कोर ज्यादा हो रहा है उस पर तो पहले जोर देना पड़ेगा ना, टाइम देना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं ना कि जहां पे स्कोर हम कर रहे हैं वहां पे टाइम कम दे दे साफ ही, और जहां पे स्कोर ही नहीं वहां पे बहुत सारा टाइम दे दे, तो ये भी नहीं करना है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देखिए और थोड़ा बहुत आप इसको चेंज करके देख, सेट मारते समय देखिए कि किसी दिन आप इस पार्ट को शुरू किए तो कैसा रिजल्ट बना, किसी दिन अगर उस पार्ट को शुरू किए तो कैसा रिजल्ट बना। तो आपको दिखेगा कि आपको किस पार्ट से किस पार्ट से स्टार्ट करना चाहिए पेपर को। और एक चीज और है कि आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा है, होता है ना कि पेपर जब हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़े तो एक बार में ये चीज पता चल जाता है कि ये प्रश्न हमको नहीं आ रहा है, इसका सोल्यूशन करना डिफिकल्ट है। लेकिन होता क्या है कि स्टूडेंट जबरदस्ती करते कि नहीं इसका किसी भी तरीके से कोई आंसर अभी खोज ही लेते हैं। ऐसा नहीं करना है।
वैसे में क्या होता है कि आपका टाइम भी वेस्ट होता है, आप सोचने में लग जाता है कि क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, कहीं पढ़े थे ये ऐसे करके सोचता है ना, और टाइम भी लगता है ऐसे में, और फिर आंसर भी गलत हो जाती है। आपको दिखेगा कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है एट अ टाइम, सर्कल कीजिए, आगे बढ़ जाइए। ऐसा हम नहीं कह रहे कि इस प्रश्न को छोड़ देना है, आगे बढ़िए और प्रश्न सॉल्व कीजिए। कई दफा कुछ प्रश्न सॉल्व करते टाइम आपको ये प्रश्न ब्रेन में चलते रहता है, और दूसरे प्रश्न सॉल्व करते समय इसका आंसर क्लिक हो जाता है कि नहीं इसका आंसर ये होगा, हमको याद आ गया, पढ़े थे। इसमें क्या हुआ, प्रश्न भी बन गया वो जो आपको नहीं आ रहा था, ध्यान में नहीं था, और टाइम भी उसके लिए अलग से वेस्ट नहीं किया आप। नहीं तो लेके बैठे रहिए, ये प्रश्न नहीं बनना, इसको हमको सॉल्व करना है, क्या होगा क्या होगा, याद करते रहिए, उसमें टाइम भी लगेगा। प्रश्न सॉल्व करना है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले हम सर्कल लगा के आगे बढ़ेंगे, आगे प्रश्न सॉल्व करने के बाद वापस आएंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ इस प्रश्न के बाद कुछ याद आ गया, क्योंकि आगे जो आप बढ़िएगा, जितना समय तक पेपर सॉल्व करते रहते हैं, उतना समय तक आपके ब्रेन में वो प्रश्न घूमते रहता है। और ये आप नहीं घुमाते हैं, ऑटोमेटिक ये होती है, ये हमारे ब्रेन का फंक्शन है। तो जैसे ही आप वापस आएंगे उस प्रश्न पे, तो आप आसानी से सॉल्व भी कर लोगे, और उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो इस चीज से बचिए कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है उस पर एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर रहे, नहीं, उसको टाइम वेस्ट नहीं करना, वो ऑटोमेटिक आने वाले समय में आप जब पेपर वापस दे के आओगे पीछे तो ठीक हो जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। नहीं भी मिलेगा तो पहले भी तो नहीं मिल रहा था ना, तो अब आप दे दीजिए, जो टाइम देना है, बचा हुआ टाइम है तो ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान। अब बात आती है कि पेपर आपने दिया, ये सारी चीजें किया, तो पेपर देने के बाद आपको ये देखना है कि आपका रणनीति क्या होना चाहिए, कहां पे आप वीक है, किस चीज को आपको स्ट्रांग करना है, खुद को एनालाइज करना जरूरी है पेपर देने के बाद। तब आपको पता चलेगा कि किस पोर्शन में आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, कहां पे आपको वर्क करने की जरूरत है, किस पोर्शन में आप कमजोर पड़ रहे हैं, कहां पे उसको स्ट्रांग करने की जरूरत है, क्या चीजें आपने नहीं पढ़ा है, किसको आपको पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि होता क्या है ना, कई दफा हम लोग पेडागोजी वगैरह पढ़ते नहीं है, तो इसलिए भी उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो आपको पढ़ना भी तो पड़ेगा, समझ में आएगी तभी तो जल्दी कर पाओगे। इसको भी आपको अपने स्टडी में जोड़ना होगा कि हाँ मैंने इन चीजों को सॉल्व करने से मैं ज्यादा टाइम लिया है, चूंकि इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो उसको भी देखिए, तब जाके आपका टाइम बचेगा। तो इस चीज को अपने स्टडी में अप्लाई कीजिए। और टाइम मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है डेली प्रैक्टिस से सॉल्व करिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम समय में आप चीजों कर पाओगे। आप इस बात को ध्यान में रखो कि अगर आप घर पे खुद से जो सॉल्व कर रहे हो, अगर इसको आप सॉल्व करने में 2 घंटे लगा रहे हो ना, तो वहां पे पेपर सॉल्व करने में 2 घंटे 10 से 15 मिनट लगेंगे। यहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हो, इससे एक्स्ट्रा टाइम वहां लगता है, क्योंकि ये इसलिए होता है कि वहां पे इसी टाइम में आपको अटेंडेंस भी लगानी है, तो वो लोग भी आएंगे आपको साइन वगैरह करवाने के लिए। तो ये सारे टाइम आपको पेपर के बीच में ही चलते रहते हैं, ये सारे काम है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम आपको वहां पे लगता है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि घर पे जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, ये 2.5 घंटे का टाइम मिल रहा है, इससे 10 से 15 मिनट हर हाल में पहले पेपर सॉल्व करने की हैबिट बना ले, तो आपका पेपर वहां अच्छे से निकलेगा, स्मूथली निकलेगा, टाइम के लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखें, हम उस पर बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।